पर खड़े और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है तेजस पैराडाइज। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मुझे लगता है, क्योंकि ये अपनी इंडियन सोसाइटी से बहुत जुड़ा हुआ है और ये हमारे जो भारत देश है उसमें ये बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था और उन्हें ये आर्टिकल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में ये आर्टिकल उन्होंने सेमिनार में प्रेजेंट किया था जिसका नाम है कास्ट इन इंडिया, माने के भारत में जाति प्रथा। तो दोस्तों मुझे लगता है हमारा जो भारत देश है उसमें जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, वो बहुत पहले से ही चला आ रहा है और इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। हालांकि सब इसको फॉलो करते हैं लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। तो लगभग 100 साल पहले जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में जब ये आर्टिकल प्रेजेंट किया तो उसका रिलेवेंस मुझे आज भी इस 2021 में भी आज उसका रिलेवेंस मुझे लगता है और अभी भी मुझे लगता है कि जो जाति व्यवस्था अपने भारत में है वो अभी भी पनप रही है और वो अभी भी विकसित हो रही है। तो उसके जो मायने, उसके जो फॉर्म्स है वो सिर्फ थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि मैं मेरे वीडियो में जो भी बातें करूंगी वो प्योरली जो डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो आर्टिकल है उसके आधार पे ही और उसके बेसिस पे में ही मैं अपना बात रखूंगी और मैं सिर्फ इसको मेरी ये कोशिश है कि मैं ये आर्टिकल को एक प्रेजेंट सिचुएशन के साथ रिलेट कर पाऊँ और उसी तरह से मैं ये अपनी जो बात है वो रख पाऊँ। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई जाति या धर्म के समुदाय के लोगों को किसी की भी भावनाओं को मैं आहत करूं। मैं सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो ये कास्ट इन इंडिया जो आर्टिकल है उसको बस अपनी ओर से मैं इंटरप्रेट करना चाहूँगी मेरी इस वीडियो द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरी ये जो यूट्यूब वीडियो है उसको देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो अपने भारत देश में विकसित हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कास्ट इन इंडिया। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज के हमारे विषय पे जिसका नाम है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दिस पेपर वाज रेड बिफोर द एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार ऑफ डॉक्टर ए गोल्डइजवर एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए on 9th May 1916 by Dr. B.R. Ambedkar। ये जो आर्टिकल है कास्ट इन इंडिया, ये मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का जो पहला वॉल्यूम है उसमें से लिया है और ये उसमें दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के टोटल 22 वॉल्यूम्स हैं। पहले ये आर्टिकल का डिस्कशन करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। वैसे तो उनका अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो मुझे एक अलग से वीडियो ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतने जो काम किए हैं, फिर चाहे वो विमेन्स के राइट्स के हो या फिर दलित के राइट्स के हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए उन्होंने जो भी मूवमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में, वो अगर मुझे कम्प्लीटली अगर उस पर बात करने में अगर जाऊँ तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आर्टिकल को पढ़ने के पहले मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर was born on 14th April 1891. He died on 6th December 1956. He also known as Baba Saheb Ambedkar. He was an Indian jurist, economist, politician, and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement and campaigned against the social discrimination towards untouchables. He was the first Minister of Law and Justice of independent India. He was the chairman of drafting committee
for the Constitution of India, and also he was a great feminist. डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने अपने आर्टिकल को डिस्कस और पढ़ने के पहले ही ये बात कही थी कि कास्ट प्रॉब्लम इज अ वास्ट वन विच इज अनएक्सप्लेन्ड एंड अनअंडरस्टूड। यानी कि कास्ट की प्रॉब्लम ऐसी जटिल प्रॉब्लम है और लोग ना ही इस पे कुछ ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं और ना ही इस पे कोई बात करना चाहते हैं, और इसे जानबूझकर नेग्लेक्ट किया गया है और इस पे कोई ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहता है, और ये अनअंडरस्टूड है। यानी कि ये इसको अभी तक अच्छे से समझा नहीं गया है, या तो लोग समझना नहीं चाहते हैं, और हालांकि इसको प्रैक्टिस जरूर करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही अपने टॉक में ये बात रख दी थी कि कास्ट एक ऐसी जटिल समस्या है जिसको लोग अच्छे से इग्नोर कर रहे हैं और इस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। देन वो बोलते हैं कि as long as caste in India does exist, Hindus will hardly intermarry or have any social intercourse with outsiders. And if Hindus migrate to other regions on earth, Indian caste would become a world problem. World problem. मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर जो कास्ट है इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और जो कास्ट प्रॉब्लम है विद इन हिंदू रिलीजन, और अगर हिंदू पीपल अगर दूसरे अर्थ पे जितने भी दूसरे रीजन है वहाँ पे अगर अपना घर बसाते हैं या वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, तो ये कास्ट प्रॉब्लम है, जो कास्ट सिस्टम है वहाँ भी ये बढ़ जाएगा और वहाँ भी वो लोग कास्ट सिस्टम को अपना जो है विकसित कर सकते हैं। Of Aryans, Dravidians, Mongolians and Scythians, all this stock of people came into India from various directions and with various cultures centuries ago when they were in tribal state. इसका मतलब है कि अंबेडकर यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसमें बहुत सालों पहले अलग अलग कल्चर के लोग भारत में आके बस गए, जिस वजह से क्या हुआ, भारत जो है वो बहुत कल्चरली रिच हो गया, क्योंकि अलग अलग विस्तार से अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ पे आके बसने लगे। वो कास्ट को लेकर कास्ट को क्या समझते हैं, कैसे समझे हैं, वो बताने से पहले उनके पहले जो स्कॉलर्स हो चुके हैं उन्होंने कास्ट को कैसे डिफाइन किया है या उन्होंने कास्ट को लेकर क्या डेफिनेशन दी है, वो उन्होंने पहले डिस्कस किया। तो सबसे पहले वे कोट करते हैं एम सेनार्ड को। ही वॉज अ फ्रेंच ऑथोरिटी। He defines a caste as a close cooperation, in theory at any rate rigorously hereditary, equipped with a certain traditional and independent organization, including a chief and council. तो एम सेनार्ड के हिसाब से कास्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक पंचायत जैसा है, जिसका एक मुखिया होता है और एक पंचायत होती है, और वो कुछ सर्टेन ट्रेडिशन से इंक्लूडेड होता है, और उसके बाद they meeting on a occasion in assemblies of a more or less plenary authority in joining together at certain festivals bound together by common occupation which relate more particularly to marriage and to food and question of ceremonial pollution, and ruling its member by the exercise of jurisdiction, the extent of which varies but which succeeds in making the authority of community more felt by the section of certain penalties and above all by final irrevocable exclusion from the group. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो खूब बहुत इंक्लोज्ड है, और वे ना ही आउटसाइड अपने ग्रुप ना ही वो शादी करते हैं, किसी से मैरिज करते हैं आउटसाइड द ग्रुप, और जो उनके जो सर्टेन फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल के दौरान वो लोग अपने एक दूसरे को मिलते हैं और अपने को काफ़ी अलग थलग रखते हैं, और उनकी जो भी सेरेमनीज होती है वो उसमें किसी दूसरे ग्रुप या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेशन करने नहीं देते हैं। तो उन्होंने
उसके बाद मिस्टर नेस्फिल्ड डिफाइंस अ कास्ट एज अ class of the community which disown any connection with any other class and can neither intermarry nor eat nor drink with any but person of their own community। इसका मतलब है नेस्फिल के हिसाब से कास्ट एक ऐसा क्लास ऑफ कम्युनिटी है जो खारिज करता है दूसरे क्लास या कम्युनिटी के साथ कोई कनेक्शन रखने के लिए, और ना ही वो दूसरे क्लास या कम्युनिटी के साथ शादी व्यवहार रखते हैं, और ना ही उनके यहाँ का खाना भी नहीं खाते हैं या उनके यहाँ का पानी भी पीना वे वर्जित रखते हैं। Then according to Sir H. Resley, a caste may be defined as a collection of families or groups of families bearing a common name, which usually denotes or is associated with a specific occupation, claiming common descent from a mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same professional callings and are regarded by those who are competent to give an opinion as a forming a single homogeneous community। सर एच एसली के हिसाब से कास्ट उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि ही डिफाइन कास्ट एज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज जिनका एक कॉमन नेम होता है, जैसे कि अलग अलग कास्ट के साथ नेम्स होते हैं तो उनका एक खुद का एक कॉमन नेम होता है, और वो यूजुअली डिनोट करता है उनके स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से, जो भी वो उनका ऑक्यूपेशन है उससे वो एसोसिएट रखता हो, और क्लेम द कॉमन डिसेंट फ्रॉम मिथिकल एंसेस्टर, जो कि उनके पूर्वजों से उनको जो ऑक्यूपेशन चला रहा है वो उन्हें फॉलो करते जाते हैं, and same professional calling and are regarded by those who are competent to give opinion as forming single homogeneous community। इसी तरह से वो सिंगल अपना एक homogeneous community को बनाते हैं। Then Dr. Ketka defines caste as a social group having two characteristics. First, membership is confined to those who are born of members and includes all persons so born. The members are forbidden by an execrable social law to marry outside the group. We may therefore conclude that the idea of pollution is a characteristics of caste only in so far as caste has a religious flavor। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इंटर मैरिज यानी कि इंडोगामी। सो उन्होंने अम्बेडकर ने बहुत प्योरली बात की है इंडोगामी पे। इंडोगामी का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटर मैरिज आउटसाइड द कास्ट और आवर कम्युनिटी। तो इंडोगामी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, caste or ethnic group, rejecting those from others as unsuitable for marriage or other close personal relationship। Endogamy is common in many cultures and ethnic group। तो इंडोगामी का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि कोई भी कास्ट के लोग दूसरे कास्ट या दूसरे सोशल ग्रुप के साथ शादी ब्याह नहीं करते हैं, वो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस को कहते हैं इंडोगामी। तो ये अम्बेडकर ने कहा था कि इंडोगामी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो मेंटेन रखा जा रहा है, क्योंकि अगर इंडोगामी मेंटेन रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कास्ट के बाहर मैरिज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कास्ट सिस्टम जो है वो बना रहेगा। अगर एक्सोगामी हो गया, अगर कास्ट के बाहर मैरिज होना शुरू हो गया, तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर सम ग्रुप who wants to maintain the endogamy। That's why he called that endogamy maintains the purity। And Ambedkar also says that that's why I regard endogamy as a key to the mystery of caste system।
देन अम्बेडकर ने जो आगे की डेफिनेशंस है वो डिस्कस करते हुए उन्होंने कास्ट को लेकर क्या डेफिनेशन दी वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि कास्ट इन इंडिया मीन्स एन आर्टिफिशियल चॉपिंग of the population into a fixed and definite units, each one prevented from the fusing into another through the custom of endogamy। वही जो मैंने आपको कहा कि कास्ट इन इंडिया मतलब ऐसा है कि जो आर्टिफिशियल चॉपिंग किया गया है पॉपुलेशन को इनटू फिक्स्ड एंड डेफिनेट यूनिट, जो कि एक दूसरे को दूसरे से एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की कास्ट के इंटरकास्ट मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है थ्रू द कस्टम ऑफ इंडोगामी। Thus, the conclusion is inevitable that endogamy is the only characteristic that is peculiar to the caste. And if we succeed in showing how endogamy is maintained, we shall practically have proved that the genesis and also the mechanism of caste। तो उन्होंने सीधे तौर पर इंडोगामी को बताया, कस्टम जो है इंडोगामी का कस्टम उसे बताया है कि जो शुरुआत होती है और जिसका मैकेनिज्म है, उसका तंत्र कैसे चलता है कास्ट सिस्टम का, वो थ्रू द इंडोगामी कैसे है वो अम्बेडकर ने बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं आइडिया ऑफ पॉल्यूशन और आइडिया ऑफ प्योरिटी का। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि आइडिया ऑफ पॉल्यूशन के अम्बेडकर के हिसाब से क्या है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊँ, अगर एक ब्राह्मण वीमेन है वो अगर मैरिज करती है दलित मैन या कोई भी नॉन ब्राह्मण मैन के साथ, तो शी विल बी पॉल्यूटेड, यानी कि वो पॉल्यूशन है, क्योंकि वो आउटसाइड द ब्राह्मण कम्युनिटी उसकी मैरिज हुई है। और अदर हैंड आइडिया ऑफ प्योरिटी क्या है, अगर ब्राह्मण विमेन वहीं पे ब्राह्मण मेन के साथ ही अगर उसका ब्याह होता है, उसकी शादी होती है, तो शी विल बी प्योर। सो इसका मतलब यह है कि जो आइडिया ऑफ प्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है थ्रू द इंडोगामी। सो अगर विद इन ए कास्ट ही अगर वीमेन का शादी हो रहा है, तो जो उनका कॉन्सेप्ट जो है प्योरिटी का वो मेंटेन हो रहा है। तो अम्बेडकर ने एक्सोगामी को एज अ वन ऑफ सॉल्यूशन कहा गया, सॉल्यूशन उन्होंने कहा है फॉर द दिस कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम, क्योंकि वे कहता है कि वी मे होप टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम। एक्सोगामी इज द सोशल नॉर्म ऑफ मैरिंग आउटसाइड द वन सोशल ग्रुप और आउटसाइड कम्युनिटी, कास्ट, गोत्र और रिलीजन। तो एक्सोगामी के बारे में अम्बेडकर ने यही कहा था कि अगर लोग एक्सोगामी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो क्या होगा कि एक दूसरे की कास्ट या ग्रुप के इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज होने लगे, तो वहाँ पे कास्ट मिक्स हो रहा है। तो मिक्स्ड कास्ट या क्लास होने की वजह से जो प्यूरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और जो इंडोगामी है वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्यूरिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, अगर कोई दलित आदमी है, दलित मैन है, वो ब्राह्मण वीमेन के साथ मैरिज करेगा, तो यहाँ पे जो कास्ट का जो प्यूरिटी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमको खत्म होता दिखाई देगा और इंडोगामी भी मेंटेन नहीं होता दिखाई देगा। और अगर ब्राह्मण मैन और दलित विमेन एक साथ मैरिज करते हैं, तो यहाँ भी हमको वो भी कास्ट का जो कास्ट सिस्टम जो मेंटेन हो रहा है वो हमें यहाँ पे मिक्स कास्ट या क्लास जिसे हम कह सकते हैं वो हम एक्सोगामी थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्सोगामी इज द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड द कास्ट कम्युनिटी क्लेन lineage. It challenge the purity concept and it distribute the land or property, and it also breaks the caste barrier in Hindu religion.
तो दोस्तों अंबेडकर ने बताया है कि वीमेन को कैसे यूज किया जा रहा है, वीमेन कम्युनिटी को कैसे यूज किया जा रहा है इंडोगामी को प्रिजर्व करने के लिए। तो पहला पॉइंट वो कहते हैं कि अगर इंडोगामी प्रिजर्व करना है तो क्या करना चाहिए कि बर्न हर ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ विकेड हस्बैंड एंड गेट रिड ऑफ हर, यानी कि इसे सती प्रथा भी कहते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर उसके पति या उसका हस्बैंड मर जाता है उसी टाइम उसको अपने पति के साथ उसे जला देना चाहिए, यानी कि उसे हम सती भी कहते हैं। तो क्या है, जो एंडोगामी है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अम्बेडकर कहते हैं कि विडो वॉज कंसिडर्ड एज अ डेंजर बिकॉज सी में मैरी आउटसाइड द कास्ट एंड वायोलेट द एंडोगामी। तो अगर उसे हम पति के साथ उसे जला नहीं देते हैं, तो अगर वो उसको पूरे जीवन भर हम उसको विधवा बने रहने देते हैं, तो वो क्या हो सकता है, आगे चल के वो आउटसाइड अपने कास्ट मैरिज कर सकती है। इस वजह से जो एंडोगामी का जो रूल है वो वायलेट हो सकता है। तो तीसरी बात अम्बेडकर कहते हैं कि इन्फोर्स विडोहुड ऑन हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, दिस इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ सती। मतलब ये है कि अगर उसका पति मर जाता है और हम अगर उसको सती नहीं किया जा रहा है, अगर उसको अपने पति की चिता के साथ नहीं जलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो विधवापन है वो थोप देना चाहिए, ताकि उसे जो जीवन भर किसी और दूसरे मत के साथ या दूसरे कम्युनिटी या कास्ट के में विवाह करने का मौका ही ना मिले। चौथा जो पॉइंट अम्बेडकर ने कहा है, गर्ल मैरिज में क्या होगा, अगर बचपन में ही उसकी शादी तय कर दी जाएगी, तो उसको जब वो यंग एज में आएगी तो उसको सोचने का ये मौका ही ना दिया जाए कि वो भी अपने हिसाब से, अपने पसंद से किसी अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकती है। तो पहले ही उसका जब उसकी छोटी उम्र हो तभी उसकी शादी तय की जाए, ताकि उसको मौका ही ना मिला बड़े होके अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का। तो ये जो भी कस्टम्स अभी 4 कस्टम्स हमने डिस्कस किए, उसको वे डिस्कस करते हुए आगे बात करते हैं कि ये सब जो कस्टम्स है वो कौन सा ऐसा ग्रुप था जिससे वो प्रैक्टिस किया जा रहा था, कौन सा ऐसा ग्रुप था पहले जो ये सारे कस्टम को अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे इंडोगामी को मेंटेन करने के लिए। तो responsible group for the caste origin and its imposition on society. So these customs in all their strictness are obtainable only in one caste, namely the Brahmins, who occupy the highest place in the social hierarchy of the Hindu society according to Manu, and Brahmin created the caste. तो अम्बेडकर ने क्लियरली मेंशन किया अपने आर्टिकल में कि ये जितने भी कस्टम्स थे इट वाज मेनली प्रैक्टिस बाय द ब्राह्मण कम्युनिटी, जिनको की हाईएस्ट प्लेस पे रखा गया है सोशल हायरार्की में और वर्ण सिस्टम में अकॉर्डिंग टू मनु। उसके बाद में अम्बेडकर बात करते हैं शास्त्र के ऊपर। तो ब्राह्मण्स एंड शास्त्र को वो कैसे कनेक्ट करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द माइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज दैट द हिंदू सोसाइटी वाज समहाउ मोल्डेड इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसियसली क्रिएटेड बाय द शास्त्र। मतलब उनका ये जो ब्राह्मण्स हिंदू सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने बाकी के दूसरे सोसाइटी में अदर ग्रुप्स थे उन पे ये थोप दिया था कि जो भी ये कास्ट सिस्टम है वो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो हमको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं किया गया तो आप लोगों को भगवान या गॉड, जो सुपीरियर गॉड है, वो आके आपको कोई पनिशमेंट देगा। तो उसी वजह से क्या होता था, बाकी जो अदर ग्रुप है अदर देन ब्राह्मण्स ग्रुप, वो ये चीज धीरे धीरे डर की वजह से मानने लगे, और इसी तरह से जो नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी था वो कास्ट सिस्टम भी फॉलो करने लगे। तो शास्त्र वाज यूज्ड एज अ वेपन टू डोमिनेट द नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी।
देन अम्बेडकर बात करते हैं कि कैसे एक क्लास का कैसे कास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सो he said that we shall be well advised to recall at the outset that the Hindu society, in common with other societies, was composed of classes, and the earliest known are the Brahmins or the priestly class, then the Kshatriyas or the military class, third one the Vaishya or the merchant class, fourth one is the Shudra or the artisan and manual class. तो ये जो 4 क्लास में पहले सोसाइटी बटी हुई थी, देन धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड एट सम टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, द प्रीस्टली क्लास socially detached itself from the rest of the body of people and through a closed door policy became a caste by itself. Then after some time क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स और द प्रीस्टली क्लास था उन्होंने अपने आप को अलग थलग करना शुरू कर दिया. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी के 3 और वर्ण थे, या तो आप क्लास कह सकते हैं, वो क्लास कास्ट के रूप में बदल गए. इसी तरह ये खुद ने अपने आप को इनक्लोज कर लिया चारों क्लास ने, और इसी तरह वे कास्ट के रूप में निकल के आए. The other classes being subject to the law of social division of labor underwent differentiation, some into large, other into very minute groups. Then Ambedkar's study of the caste problem involved 4 main points. तो आखिर में उन्होंने अपनी स्टडी के 4 मेन जो पॉइंट थे वो बताते हुए कहा, फर्स्ट पॉइंट वाज दैट इन स्पाइट ऑफ द कंपोजिट मेकअप ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन देयर इज अ डीप कल्चरल यूनिटी. वह कहते हैं कि जो हिंदू सोसाइटी है वो चाहे कितनी भी उसमें विविधता है, लेकिन जो उसकी कल्चरल यूनिटी है वो बहुत ही गहरी है और बहुत ही डीप रूटेड है. Then that caste is a parceling into bits of larger cultural unit. That there was a one caste to start with. तो पहले एक ही कास्ट थी, देन बाकी की सारी कास्ट जैसे विकसित हुई. That classes have become a caste through imitation and exocommunication. तो जो क्लासेस थी पहले वो कास्ट बन गई क्योंकि जो कम्युनिकेशन था वो बैंड होने एक दूसरे के कास्ट या एक दूसरे के क्लास के साथ जो था वो कम्युनिकेशन कम होते गया, और सब अलग अलग ग्रुप ने अपने आप को बहुत सीमित रखा. तो कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमको दिख जाएगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी कैसे विकसित हुआ है और कैसे बरकरार है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारा भारतीय इंडियन एकेडमिक्स की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि कई सारे स्टूडेंट्स ने या स्कॉलर्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड किया हो. फॉर एग्जांपल हम रोहित वेमुला या पायल तडवी का केस देखें तो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और आगे चलकर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ा हुआ था. देन अगर नेक्स्ट हम बात करें कि कैसे कास्ट बेस्ड लिंचिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैं ऊना इंसिडेंट की बात करूँ जो गुजरात में हुआ था. तो वहाँ पे 4 जो दलित आदमी थे उनको सरेआम बाजार में पुलिस स्टेशन के सामने एक गाड़ी से बांध के सब लोगों के सामने अर्धनग्न के हालत में उनको पीटा गया. तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई दलित कम्युनिटी या लोअर कम्युनिटी से आता है तो उस पे कैसे उत्पीड़न किया जा रहा है और लोग कैसे तमाशा देख रहे हैं. देन हम तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं द प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री एट द रिलीजियस प्लेसेस. कई ऐसे भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं और ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि शूद्रों को प्रवेश वर्जित है या शूद्रों का प्रवेश ना करे. तो ऐसे कई सारे हमको भारत में रिलीजियस प्लेस या मंदिर दिख जाएंगे. ये भी एक एग्जाम्पल है कि कास्ट सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अब भी कैसे बरकरार है अपने भारत देश में.
बाद में हम देखते हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग या तो ये मेला ढोने की प्रथा जिसे हम कह सकते हैं, ये जो मेला ढोने की प्रथा थी ये ऑलरेडी बैन हुई है, प्रोहिबिट की गई थी 1993 में। देन द लॉ वाज एक्सटेंडेड एंड क्लैरिफाइड टू इंक्लूड बैन ऑन यूज ऑफ ह्यूमन लेबर फॉर डायरेक्ट क्लीनिंग ऑफ सीवियर बीचेस, पिट्स एंड सेप्टिक टैंक इन 2013। फिर भी ये बैन होने के बावजूद भी ये एक जाति या एक पर्टिकुलर कास्ट पे मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम है वो थोप दिया गया है कि ये उनका ही काम है और ये उनके अलावा और कोई दूसरी जाति या दूसरी कम्युनिटी नहीं कर सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जिससे हमें पता चलता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, कास्ट सिस्टम आज भी भारत देश में कैसे बरकरार है। तो इसी के साथ मैं अपनी जो बात है वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मुझे आई होप कि आप लोगों को मेरे इस छोटे से टॉक से कुछ जानकारी मिली होगी, या आपको कास्ट इन इंडिया जो आर्टिकल है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में या इस आर्टिकल के बारे में आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा करती हूँ। और मैं ये अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों, कास्ट इशू जो है वो किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप का नहीं है, वो एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर इस सोशल प्रॉब्लम से हमको छुटकारा पाना है या इसे ख़त्म करना है तो हम सभी को एक साथ में काम करना होगा। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए हम सभी को साथ में आगे आना होगा और अपनी आवाज़ इसके अगेंस्ट उठानी होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है तेजल्स पैराडाइज। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू।